हेलो दोस्तों। हम ट्रांसफॉर्मर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी का आज ये पार्ट 4 है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर होता है आपका टू टाइप्स का होता है, एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। जो आपका कोर टाइप होता है उसमें जो हम वाइंडिंग करते हैं वो हमेशा हम आउटर लिम्स पे करते हैं, और जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हमेशा इनर लिम्स पे वाइंडिंग को करते हैं। और दोस्तों जो इसमें जो वाइंडिंग होती है वो देखिए दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। एक सेल आपका ये, एक सेल ये, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। ये कुछ आपको सैंडविच टाइप का लग रहा है। सैंडविच में क्या होता है दोस्तों, एक ऊपर की लेयर होगी, एक नीचे की लेयर होगी, उसके बीच में हम जो भी मटेरियल फिल करते हैं वो होता है। तो ये भी कुछ इस तरीके का ही है, एक लेयर एरी एक लेयर एरी, इन दोनों के बीच में आपका ये सैंडविच की तरह मटेरियल है। तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सैंडविच टाइप की वाइंडिंग होती है। और दोस्तों जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक लीकेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इसमें लॉसेस भी हमारे कम होते हैं और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी बहुत कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। तो दोस्तों जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है आपका वो हम हमेशा रेटेड वोल्टेज पे कंडक्ट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी रेटेड होती है इसमें। और ये कंडक्ट इसलिए करते हैं ताकि हम जो नो लोड लॉसेस होते हैं यानी कि कोर लॉसेस या फिर आयरन लॉसेस उनको कैलकुलेट कर सकें। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी सप्लाइड एट रेटेड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, यह भी हमने देख लिया था कि कोर लॉसेस को डिटरमाइन करने के लिए इसको कंडक्ट करते हैं, और रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन। जैसे दोस्तों ओपन सर्किट टेस्ट था वो हम नो लोड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए करते थे और रेटेड वोल्टेज पे करते थे, उसी तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट है जिसको हम रेटेड करंट पे करते हैं। किस पे? रेटेड करंट पे। और क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए करते हैं? कॉपर लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये दो चीज़ आप याद रखना, ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे कंडक्ट करते हैं, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे, नो लोड लॉसेस या फिर आयरन लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो करते हैं रेटेड करंट पे, कॉपर लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर्स इज ऑलवेज केप्ट क्लोज। दोस्तों जो आपका करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको हमेशा हम क्लोज रखते हैं। मान लो ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो दोस्तों जो करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है कभी भी उसको ओपन सर्किट नहीं किया जाता। प्राइमरी मान लो मैं V1 वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ और करंट आपका I1 फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी में I2 करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों अगर क्या होगा, मैं अगर इसको ओपन सर्किट कर देता हूँ आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग को, तो इसमें से करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। मैं अब आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि हम क्यों ओपन सर्किट नहीं करते हैं। दोस्तों अगर जैसे मैंने मान लो ओपन सर्किट कर दिया तो I2 जो आपका करंट होगा वो 0 होगा, तो सिर्फ इसमें जो करंट ड्रॉ हो रहा होगा वो I1 होगा। तो अब I2 जो है आपका पूरा कम्प्लीटली 0 है, इसके कारण जो अपोजिशन मिलता है हमारा यहाँ पे EMF जो इंड्यूस्ड होता है E1 और E2, और जो फ्लक्स सेटअप होता है इसमें फाई, तो फाई फ्लक्स को जो ये आपका वो मिलेगा अपोजिशन वो 0 होगा। तो इसलिए I1 जो I1 करंट इसमें ड्रॉ हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी सेटअप होगी वो बहुत हाई होगी, तो जिसके कारण क्या होगा, अपना कोर का सैचुरेशन हो जाएगा। और दूसरा आपका दोस्तों क्या होगा, इसमें जो टर्न्स रेशियो होते हैं, मान लो N2 इधर का टर्न्स है, N1 प्राइमरी साइड का है, तो यहाँ पे N2 क्या होता है आपका N1 से बड़ा होता है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, वोल्टेज को अप करता है सेकेंडरी साइड में और करंट को डाउन करता है। तो दोस्तों जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज आएगा आपका वो आएगा N2/N1 इंटू V1, तो इसकी वैल्यू बहुत हाई होगी। तो ये बहुत डेंजरसली वैल्यू हाई हो जाएगी वोल्टेज की सेकेंडरी टर्मिनल्स के अक्रॉस, जिसके कारण इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये था कि कोर का सेचुरेशन हो सकता है हाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के कारण। तो इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी टर्मिनल्स होते हैं उसको हमेशा क्लोज रखते हैं, कभी भी ओपन नहीं रखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करंट ट्रांसफॉर्मर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cell type transformer has options है high eddy current losses, reduced magnetic leakage, negligible hysteresis losses and none of the above। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था पहले कि सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें जो क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक लीकेज होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें देखी थी कि जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है
उसमें जो वाइंडिंग करते हैं हम हमेशा इनर लिम्स पे करते हैं और कोर टाइप में आउटर लिम्स पे करते हैं। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हमारा जो लॉसेस होते हैं वो भी कम होते हैं और एफिशिएंसी इसकी हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांसफार्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोजर टू जीरो। ऑप्शंस हैं ऑन फुल लोड, ऑन ओवरलोड, ऑन लीडिंग पावर फैक्टर एंड ऑन जीरो पावर फैक्टर। तो दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर जो आपका है उस पर जीरो होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन या फिर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन या फिर नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ये तीनों के लिए अगर पूछना आपसे तो हमेशा ऑप्शन आपका लीडिंग पावर फैक्टर ही करेक्ट होगा। लीडिंग पावर फैक्टर पे ही आपका वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर पावर सप्लाई इन इंडिया। ऑप्शन है 11 kV, 33 kV, 66 kV एंड 122 kV। दोस्तों जो 122 kV है आपका ऑप्शन डी, ये कोई आपका स्टैंडर्ड नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी 11 kV, 33 kV और 66 kV आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन इन कोर लॉसेस एंड इंक्रीज इन परमिएबिलिटी आर ऑब्टेन्ड विद ट्रांसफार्मर एम्प्लॉइंग। दोस्तों ऑप्शन ए आपका इसके लिए करेक्ट है। कोर बिल्ट अप ऑफ लैमिनेशंस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, इसको हम CRGO स्टील भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो हाई होती है और लॉसेस जो होते हैं इसमें काफ़ी कम होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CRGO स्टील हम यूज करते हैं इन रीजन्स के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन अप्लाइड वोल्टेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एडी करंट लॉसेस विल डिक्रीज, इंक्रीज और कांस्टेंट एंड नन ऑफ द अबव। ये हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसका एक रिलेशन देख लेते हैं एडी करंट लॉसेस का। जो आपके एडी करंट लॉसेस होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं आपके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के एंड थिकनेस के स्क्वायर के। यहाँ पे थिकनेस कांस्टेंट है और बी का आपने फॉर्मूला देखा होगा V/F, जहाँ पे V वोल्टेज कांस्टेंट है और आपका फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ V²/F² इंटू F² और थिकनेस का स्क्वायर। F² से F² कट गया और आपका थिकनेस कांस्टेंट है। तो एडी करंट लॉसेस फाइनली क्या है आपका वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा है मैं अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो एडी करंट लॉसेस पे क्या इफेक्ट होगा। लेकिन हमारा लास्ट जो रिलेशन आया उसमें हमको पता चला कि जो एडी करंट लॉसेस हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एडी करंट लॉसेस विल रिमेन्स अनचेंज, यानी कि कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इसी में दूसरे तरीके से पूछ लेता आपसे, यानी कि अगर कह देता मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका बी जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एडी करंट लॉसेस में क्या चेंज आएगा। अगर दोस्तों फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट कर दूंगा तो एडी करंट लॉसेस मेरा क्या हो जाएगा, पहले था B²F² T², थिकनेस कांस्टेंट बी कांस्टेंट, तो एडी करंट लॉसेस क्या आ जाएंगे आपके फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। लेकिन ये कब होगा, ये जब होगा जब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगा, तो एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये बोला है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। इसलिए हम बी की जगह V/F कंसीडर करेंगे, फिर जाके सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉसेस विच अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड डू नॉट अकर इन ट्रांसफॉर्मर्स आर। दोस्तों यहाँ पे हमको बोला जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं उनमें जो लॉसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, हम जानते हैं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होते हैं, और ट्रांसफॉर्मर में नहीं होते, यही हमको बताना है ऐसे कौन से लॉसेस होते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। ये जो होते हैं रोटेटिंग मशीन्स में तो होते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स में नहीं होते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स तो एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी हमारा रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements regarding an ideal single phase transformer having a turn ratio of 1:2 and drawing a current of 10 ampere from 200 volt AC supply is incorrect। दोस्तों हमको 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये हमको बताना है। और हमको बोला हुआ है कि जो प्राइमरी का वोल्टेज है V1 वो हमको दिया हुआ है 200 वोल्ट, और प्राइमरी करंट दिया हुआ है हमको I1 10 एम्पियर,
और टर्न रेशियो दिया हुआ है हमको N1/N2 1/2। इसको मैं ए मान लेता हूँ। दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, इट्स सेकेंडरी करंट इज 5 एम्पियर। सबसे पहले एक रिलेशन देख लेते हैं इसके लिए, V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 इक्वल्स टू I2/I1। ये आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा। अब हमको पहले ऑप्शन में दिया हुआ है सेकेंडरी करंट इज 5 एम्पियर, यानी सेकेंडरी करंट में निकालता हूँ तो I2 आपका क्या आ जाएगा, टर्न्स रेशियो से रिलेट करते हुए निकालना है तो N1/N2 इंटू I1। बस वैल्यूज़ को पुट करना है। N1 मेरा N1/N2 की वैल्यू 1/2 है, इंटू I1 की वैल्यू मेरी 10 एम्पियर है। तो ये फाइनली सोल्व करेंगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी अगर मैं देखता हूँ, ये ए था, बी ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज इज 400 वोल्ट। अब सेकेंडरी वोल्टेज V2 अगर मेरे को निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, N2/N1 इंटू V1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। N2/N1 क्या हो जाएगा आपका, N1/N2 जो था इसका उल्टा, यानी कि 2/1 इंटू V1 आपका था 200 वोल्ट। तो सोल्व करोगे तो आपका 400 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं, रेटिंग। रेटिंग जो आपकी होती है वो हो जाएगा वोल्ट इंटू करंट। तो वोल्टेज तो दे रखा है आपको, प्राइमरी साइड का ले लेते हैं दोनों चीज़ें, 200 वोल्ट और 10 एम्पियर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 kVA। तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है। अब ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, इट्स सेकेंडरी करंट इज 20 एम्पियर। ये तो अभी हमने पहले ही देख लिया था कि सेकेंडरी करंट तो 5 एम्पियर आ रहा है, 20 एम्पियर आ ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। और ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी है, क्योंकि प्राइमरी में देखो वोल्टेज 200 वोल्ट था, लेकिन सेकेंडरी में जा रहे हैं तो वोल्टेज 400 वोल्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंडरी ऑफ ए करंट ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस बिकॉज इट, ऑप्शंस हैं, अवॉइड्स कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हम सेकेंडरी जो रहती है करंट ट्रांसफार्मर की उसको कभी भी ओपन नहीं करते हैं। क्यों, अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा, कोर का सैचुरेशन हो जाएगा हाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के कारण, और हाई वोल्टेज इंडक्शन होगा सेकेंडरी के अक्रॉस। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अवॉइड्स कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर मीन्स। यहाँ पे गुड वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछा कि वो क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हमको 4। सबसे पहले हम देख लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का एक फॉर्मूला। ये होता है आपका नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ये आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है। दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेशन है हमारा, वो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। मिनिमम ये कब होगा, जब नो लोड वोल्टेज और आपका जो फुल लोड वोल्टेज है इनके बीच में डिफरेंस जो होगा कम होगा, तभी ये मिनिमम होगा। तब ऑप्शंस देखते हैं, हमको यही चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस चाहिए। ऐसा जिस ऑप्शन में हमको कुछ मिलेगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लीस्ट। पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें लिखा हुआ आउटपुट वोल्टेज का जो फ्लैक्चुएशन है नो लोड से और फुल लोड में के बीच में वो लीस्ट होगा। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट लोड करंट मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर एट। दोस्तों अगर कांस्टेंट लोड करंट है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आपकी अकर होगी वो हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर पे होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कर लीजिए करिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स। ऑप्शंस हैं, ओवर फ्लेक्सिंग प्रोटेक्शन, बुकोज रिले, ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें जो बुकोज रिले प्रोटेक्शन होता है वो हमारा स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में नहीं होता, ये पावर ट्रांसफॉर्मर्स में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स अंडर लोड कंडीशंस कैन बी डिटरमाइंड बाय। दोस्तों एफिशिएंसी डिटरमाइन करने के लिए हमको दो चीज़ पता होनी चाहिए, लॉसेस। दो लॉसेस पता होने चाहिए, कौन कौन से, एक तो हमारे कॉपर लॉसेस, दूसरा आयरन लॉसेस। और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट दोनों को एक साथ कंडक्ट करके। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हम बैक टू बैक टेस्ट यूज करते हैं। ये क्या इसको हम एक दूसरा नाम भी होता है बैक टू बैक टेस्ट का, एक होता है हीट रन टेस्ट, इसका दूसरा नाम है।
दोस्तों ये टेस्ट कंडक्ट करके हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे दोनों लॉसेस मिल जाएंगे और एफिशिएंसी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स कैन विदस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर सेफली। दोस्तों जो आपका मीका मटेरियल है वो क्या कर सकता है, हाईएस्ट टेम्परेचर को हमारे को सेफली विदस्टैंड कर सकता है। तो मीका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंगर मीका है, उससे आप याद भी रख सकते हैं कि वो हाईएस्ट टेम्परेचर को आसानी से विदस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें आप बाहर से देखिए कि कौन कौन से पार्ट आपको विजिबल है। ऑप्शन है बुशिंग्स, तो बुशिंग्स तो करेक्ट हो गया, आपको दिख ही रहा है, ये बुशिंग्स होती हैं आपकी। कोर्स इसके अंदर है, वो हमको दिख नहीं रही है बाहर से देखने पे। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ये भी हमको दिख नहीं रही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफॉर्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। ऑप्शन है कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। दोस्तों भले फुल लोड हो, भले कोई सा भी लोड हो, फ्रिक्शन लॉस है आपका वो तो जीरो होगा ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में फ्रिक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये रोटेटिंग डिवाइस तो है नहीं, ये ओनली स्टैटिक डिवाइस है, तो फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू इसमें जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए ट्रांसफॉर्मर इज कंटिन्यूसली ऑपरेटेड द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल अकर इन। ऑप्शन है कोर, वाइंडिंग्स, टैंक एंड एनी ऑफ द अबव। दोस्तों अगर कंटिन्यूसली हम किसी भी ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करते हैं तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगा वो हमेशा वाइंडिंग्स में होगा। दोस्तों वाइंडिंग्स में जो जब करंट फ्लो होता है तो आई स्क्वायर लॉसेस होते हैं, और आई स्क्वायर लॉसेस के कारण आपका हीट इंड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा वाइंडिंग में आपका। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लोड दैट ए पावर ट्रांसफॉर्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाय इट्स। ऑप्शन है टेम्परेचर राइज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल, वोल्टेज रेशियो एंड कॉपर लॉसेस। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। जो टेम्परेचर राइज होता है आपका और कॉपर लॉसेस होता है, इनको हम बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम ऑयल को चेंज करके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन जो आपका वोल्टेज रेशियो है वो फिक्स होता है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। तो जो लिमिट करता है किसी भी पावर ट्रांसफॉर्मर के मैक्सिमम लोड को, तो वो करता है वोल्टेज रेशियो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर अंडर हैवी लोड्स इज कंपेरेटिवली लो बिकॉज। हैवी लोड्स में दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, क्यों, ये हमसे पूछा है। दोस्तों अगर हैवी लोड है यानी कि जो करंट ड्रॉ कर रहा होगा ट्रांसफॉर्मर आई प्राइमरी से, वो भी हैवी होगा यानी कि हाई होगा। अब जब करंट हाई ड्रॉ कर रहा है तो कॉपर लॉसेस भी हाई होंगे, तो अब एफिशिएंसी क्या होगी, हमारी डिक्रीज ही होगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कॉपर लॉस बिकम्स हाई इन प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट, इसलिए एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। हमसे पूछा वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में, तो ये होता है आपका सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 बाय प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1, ये आपका होता है। कभी भी गलती मत कर देना कि कहीं टर्मिनल वोल्टेज का आप करेक्ट कर दो, V2/V1 लिखा हो सकता है। तो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है हमेशा E2/E1 होता है। वो अलग बात है कि जो E2 और V2 या फिर कह सकते हैं E1 और V1 हमेशा लगभग इक्वल होते हैं, तो हम कभी कभी V1/V2 भी या फिर V2/V1 भी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये E2/E1 होता है आपका हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विच इज मोस्ट सब्जेक्टेड टू डैमेज फ्रॉम ओवर हीटिंग इज। ऑप्शन है आयरन कोर, कॉपर वाइंडिंग, वाइंडिंग इंसुलेशन, फ्रेम और केस एंड ट्रांसफॉर्मर टैंक। दोस्तों जो हमारा वाइंडिंग होती है कॉपर वाइंडिंग, उसमें से जब करंट फ्लो होता है तो आई स्क्वायर लॉसेस होते हैं और एक हीट इंड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा दोस्तों, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है और वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, जो वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो जाता है ओवर हीटिंग की वजह से। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अ ट्रांसफॉर्मर इज स्विच्ड ऑन टू ए वोल्टेज मोर देन द रेटेड वोल्टेज। दोस्तों अगर जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो दोस्तों उसका जो पावर फैक्टर होगा हमारे वो डिटोरिएट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
its power factor will deteriorate. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेक्स इफेक्टिव सेविंग ऑन कॉपर एंड कॉपर लॉसेस व्हेन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज. दोस्तों जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 के इक्वल होता है लगभग, तो आपका ये क्या होता है, बेस्ट इफेक्टिव होता है. यानी कि लॉसेस और कॉपर की सेविंग सबसे ज़्यादा होगी अगर आपका ये इक्वल टू 1 होगा. लॉसेस कम होंगे और कॉपर सेविंग ज़्यादा होगी. तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज. यह भी मैंने पहले बताया था कि आपसे पूछे मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ये सब कुछ भी पूछे आपसे तो हमेशा आपको ऑप्शन एक ही टिक करना है. लीडिंग पावर फैक्टर पे हमेशा हमारा क्या होता है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है, या नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी हो सकता है. और लैगिंग के केस में हमेशा हमारा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होगा हमेशा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एफिशिएंसीज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स कंपेयर्ड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑफ द सेम पावर आर. दोस्तों अगर सेम पावर के एक इलेक्ट्रिक मोटर और सेम पावर का हमारा एक ट्रांसफॉर्मर है तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी. दोस्तों हमने वैसे भी देखा है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस होता है, लगभग 99% इसकी एफिशिएंसी होती है. तो जो एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की होगी वो हमेशा मच हायर देन द मोटर होगी. तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना जो भी आपको करेक्ट लगे. क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड हैव डैश वोलेटिलिटी एंड डैश विस्कोसिटी. ऑप्शन है लो लो, बी है हाई हाई, सी में दे रखा है आपको लो हाई, डी में है हाई एंड लो. तो आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.